Hello, my dear students. Welcome to another session of this one shot amazing series. वन शॉट के अंदर अभी तक हमने 11th की बॉटनी कंप्लीट कर ली है और 12th की बॉटनी में भी हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास है, इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये सब तो हम लाइव ले ही चुके हैं। और इसके अलावा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एंड स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट का बॉटनी पार्ट, वो भी मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म में डलवा दिया है। यानी हम बॉटनी के अभी तक सारे चैप्टर्स कवर कर चुके हैं इकोलॉजी को छोड़कर, इकोलॉजी के अलावा। और इसमें से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स और स्ट्रैटेजीज का बॉटनी वाला पार्ट रिकॉर्डेड फॉर्म में है, इसी चैनल पर अवेलेबल। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज को। इश्यूज का क्या मतलब है? भाई बोलते हैं मुझे आपसे कुछ इशू है, मतलब मुझे आपसे प्रॉब्लम है। यहाँ एनवायरमेंट की प्रॉब्लम्स की बात की जाएगी। एनवायरमेंट की प्रॉब्लम का मतलब प्रदूषण की बात की जाएगी, यानी पोल्यूशन की बात की जाएगी। सब लोग अपनी एनसीईआरटी ओपन करके रखिएगा। नाउ पोल्यूशन का सिंपल सा मतलब है हवा यानी एयर, वाटर, लैंड एंड सॉइल, इनकी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में कोई अनडिजायरेबल चेंज हो जाना, जो हम नहीं चाहते ऐसा बदलाव आना, उसे पोल्यूशन कहेंगे। और जो भी ये पोल्यूशन करवाएगा उसे पोल्यूटेंट कहेंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, जिसके तहत पोल्यूशन को कम करना, कंट्रोल करना, एनवायरमेंट का ध्यान रखना डिसाइड किया गया। चलिए आइए तो हम इतनी स्टोरी देख लेते हैं। पोल्यूशन का मतलब एयर, लैंड, वाटर, सॉइल में अनडिजायरेबल चेंज होना फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टर में, और जो भी ये करवाएगा उसे पोल्यूटेंट कहेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पास किया था टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। नाउ सबसे पहले दो तरह का पोल्यूशन हो सकता है, नेचुरल जैसे वॉल्केनिक इरप्शंस के कारण, जंगल में आग लगने के कारण, चावल पैडी के खेत से जो गैस निकलती है मीथेन वगैरह उसके कारण, या मैन मेड डीडीटी, बीएचसी, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, वो सब, या इतनी जो हम व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज यूज कर रहे हैं, उसके कारण से जो पोल्यूशन हो रहा है। नाउ आइए सबसे पहले हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं। ये कुछ बड़ी जनरल सी लाइंस हैं, जैसे यहाँ लिखा है कि एयर पोल्यूशन से सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सभी इनहेल करते हैं एयर अपनी रेस्पिरेटरी नीड्स के लिए। ये कहती है एनसीईआरटी कि ग्रोथ और यील्ड, क्रॉप्स की फसल कम हो जाएगी, इवन समय से पहले पेड़ों की मृत्यु भी हो सकती है। और ह्यूमन और एनिमल्स में तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को काफी बुरी तरह एयर पोल्यूशन अफेक्ट कर सकता है। नाउ कितना हार्मफुल इफेक्ट होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमने कितना डोज लिया है पोल्यूटेंट का, कितना कॉन्सेंट्रेशन में, और दूसरा कितने समय तक हमने लिया है। भाई हो सकता है हमने बहुत थोड़ा थोड़ा डोज लिया है पर लंबे समय तक, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, या कम समय के लिए लिया है पर एक साथ बहुत सारा पोल्यूटेंट अंदर आ गया। और इवन खुद ऑर्गेनिज्म यानी हमारी इम्यून सिस्टम कैसा है। नाउ कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन के ऊपर एनसीईआरटी में ये दिया है कि देखिए जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं वहां से पार्टिकुलेट मैटर निकलता है और गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स भी निकलते हैं। इसके अलावा हार्मलेस गैसेस तो निकलती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हमें हार्मलेस गैसेस में प्रॉब्लम नहीं है, पर जो हार्मफुल हैं दे हैव टू बी सेपरेटेड बिफोर दीज गैसेस आर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। कहानी की तरह पढ़ो मजे लेके। अब पार्टिकुलेट मैटर यानी सॉलिड मैटर रिमूव करने के लिए 99% से ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर हम रिमूव कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से। इसे थर्मल पावर प्लांट के एग्जॉस्ट में लगा दिया जाता है। देखो इसमें होता क्या है, इसमें क्या रहता है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये हमने नेगेटिवली चार्ज्ड वायर्स लगा दिए हैं। इसका डिस्चार्ज कोरोना फील्ड बनेगी जो नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, अब मैंने यहां से गंदी वाली हवा डाली, डर्टी एयर डाली, तो जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं उनमें भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जब वो यहां से पास होंगे। अब मैंने यहां पर पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट्स लगा दी हैं, कलेक्शन प्लेट्स, और मैं इसे स्लोली यहां से पास करूंगी। बहुत तेजी से पास कर दूंगी तो भी अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, तो स्लोली पास करूंगी इतनी वेलोसिटी के साथ में कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड डस्ट पार्टिकल्स इस ग्राउंड प्लेट पर कलेक्ट हो जाएंगे, और जो हवा बाहर निकलेगी वो क्लीन एयर होगी। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। थर्मल पावर प्लांट्स में लगाते हैं और 99% से ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर, गैसेस नहीं, उसे हम रिमूव कर रहे हैं। 1000 वोल्ट्स पे नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करने वाले इलेक्ट्रोड लगाएंगे, जिससे डस्ट पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएंगे। कलेक्टिंग प्लेट
इलेक्ट्रोलाइट्स पॉजिटिवली चार्ज हैं, वो इन डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेंगी, वेलोसिटी इतनी लो होनी चाहिए कि वो अट्रैक्ट होकर नीचे गिर जाए। चलिए अब आइए हम दूसरा पढ़ते हैं, स्क्रबर। स्क्रबर की मदद से हम गैसेस रिमूव करते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें क्या किया जाता है, जैसे कोयले की भट्टी है तो वहां एग्जॉस्ट में स्क्रबर लगा दिया, स्क्रबर के थ्रू मैं गंदी गैस, डर्टी एयर डालूंगी और यहां से क्लीन एयर निकालूंगी। एक्चुअली होता क्या है, जैसे सपोज मुझे सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करना है तो मैंने यहाँ पे चूने का पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर, लाइम एंड वाटर का स्प्रे कर दिया, तो रिएक्शन होती है और उसके कारण सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो सॉलिड बूंदों के रूप में, पार्टिकुलेट मैटर के रूप में नीचे इकट्ठी हो जाती है और साफ एयर बाहर चली जाती है। तो अगर पर्टिकुलरली सल्फर डाइऑक्साइड का पूछते हैं जो एनसीईआरटी में, तो वाटर और लाइम का स्प्रे करेंगे और पार्टिकुलेट मैटर में इस गैस को कन्वर्ट करके बॉटम पे कलेक्ट करेंगे। तो ये दो तरीके हो गए, ठीक है। नाउ रिसेंटली एनसीईआरटी ने लिखा है कि पार्टिकुलेट मैटर जो बहुत ही छोटा है उसे हम प्रेसिपिटेटर से भी रिमूव नहीं कर पाते हैं, और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी फुल फॉर्म आना चाहिए, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बताया है कि अगर 2.5 माइक्रोमीटर या उससे छोटा पार्टिकल है तो वो सीधे इनहेल होता है और ग्रेटेस्ट हार्म करता है हमारी हेल्थ को। कहाँ इनहेल होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इनहेल होगा, यानी वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, इवन समय से पहले डेथ कर सकता है, ये सब कर सकता है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, एक सबसे बड़ा कारण एयर पोल्यूशन का है हमारी जो इतनी गाड़ियां हो गई हैं ऑटोमोबाइल्स, और उनसे जो जबरदस्त तरीके से गंदा धुआं निकल रहा है। तो हम क्या क्या ध्यान रख सकते हैं, बहुत आसान है। एक तो अपनी गाड़ियों का प्रॉपर मेंटेनेंस करें एंड लेड फ्री पेट्रोल या डीजल यूज करें, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारी गाड़ियों में आजकल ऑटोमेटिकली लगे हुए आते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर्स। आओ इसको समझो। जैसे मान लीजिए मेरी गाड़ी में ऑलरेडी एक कैटालिटिक कन्वर्टर लगा है, ये डिवाइस प्यार से चलता है, प्यार मतलब इसमें पैलेडियम, प्लैटिनम और रोडियम बड़े महंगे वाले मेटल्स हैं, ठीक है। अब जैसे ही यहां से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड पास होगी, जहरीली गैस, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगी जो टॉक्सिक नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन में नहीं होती है। इसी तरह से जब यहाँ से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स पास होंगे तो वो N2 में चेंज हो जाएंगे, जब हाइड्रोकार्बन्स पास होंगे तो वो CO2 और H2O में चेंज हो जाएंगे। यानी जो टॉक्सिक जहरीली गैसेस हैं उन्हें हमने नॉन टॉक्सिक गैसेस में कन्वर्ट कर दिया है। ये प्यार जो है ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। लेकिन अगर गाड़ी के अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर लगा है तो लेड फ्री पेट्रोल ही यूज करना है, क्योंकि लेड इन्हें इनएक्टिव कर देता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता दिया है। तो अनलेडेड पेट्रोल ही यूज करना पड़ेगा, वरना वो इनएक्टिव कर देगा। या सर्चन रीजन में भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों हमें कैटालिटिक कन्वर्टर वाले व्हीकल में लेडेड नहीं यूज करना, अनलेडेड ही यूज करना है, बिकॉज इट कैन इनएक्टिवेट दीज कैटलिस्ट, प्यार, प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम। चलिए अब और हम क्या कर सकते हैं भाई, जब भी हम गाड़ी खड़ी करे हुए हैं तो हम इंजन स्विच ऑफ कर दें, गाड़ी चालू में बातचीत ना करें, लेड फ्री फ्यूल यूज करें, लो सल्फर यूज करें, बेरियम कंपाउंड्स डलवा सकते हैं। इंडस्ट्रीज जो है वो शहर के बाहर आउटस्कर्ट्स में करें, बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक जगह पे ना करें, लगातार फिल्टर, कार्बोरेटर्स उन सब की क्लीनिंग करवाते रहें। चलिए अब आइए एनसीईआरटी में केस स्टडी दी गई है, हर शब्द इंपॉर्टेंट है। 1990 की बात है, पूरी दुनिया में 41 मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री सिटीज का लिस्ट बनाई गई। दिल्ली 4th पोजीशन पर आई, 4th अमंग 41 1990 में। बहुत जबरदस्त एयर पोल्यूशन हो रहा था, तो जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई। हाई कोर्ट कर देंगे तो गलत हो जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला भाई कुछ करिए। तो फाइनली ये डिसीजन हुआ कि जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बसेस वगैरह, उसे डीजल से शिफ्ट कर दिया जाएगा CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में, बाय द एंड ऑफ 2002। और दिल्ली की सरकार ने इस पे बहुत अच्छे से काम किया था स्टूडेंट्स, बहुत फायदा हुआ था। और एक सबसे बड़ा कारण यह है कि गुजरात और वेस्ट बंगाल दोनों की स्टेट्स मिला लो, जो काफी बड़ी स्टेट्स हैं, तो गाड़ियों का नंबर दिल्ली में ज्यादा है, ऑटोमोबाइल्स बहुत ज्यादा है, इसीलिए एयर पोल्यूशन है। CNG पर क्यों शिफ्ट करने का डिसीजन लिया गया, क्योंकि CNG जलती ज्यादा अच्छे से है,
तो अनबर्न्ड बहुत कम रहती है, सस्ती भी है, चोरी नहीं की जा सकती, गैस है भाई, लिक्विड पेट्रोल डीजल तो पाइप डाल के निकाला जा सकता है, और अडल्ट्रेशन भी लिक्विड में कर सकते हो, गैस में कैसे करोगे। तो ये इसके फायदे हैं। नुकसान या मेजर प्रॉब्लम आई थी कि ये गैस है तो इसकी पाइपलाइंस डालनी पड़ी थी, इसके स्टेशंस बनाने पड़े थे, पाइपलाइंस डालनी पड़ी थी, बट काफी अच्छा दिल्ली की गवर्नमेंट ने इसमें काम किया था। जितने भी पुराने व्हीकल्स हैं, अनलेडेड पेट्रोल का यूज करना, पुराने व्हीकल्स हटा देना, लो सल्फर वाला यूज करना, कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज करना, रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए थे पोल्यूशन के, ये सब कुछ किया गया था। तो अब पूरे इंडिया में यूरो 3 नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं। पहले यूरो 3 के अकॉर्डिंग सल्फर को 350 ppm डीजल में और 150 ppm पेट्रोल में कंट्रोल किया जाएगा, और एरोमेटिक कंपाउंड्स को 42% पे कंट्रोल किया जाएगा। यूरो 3 नॉर्म्स, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला हम तो सल्फर को 50 पे कंट्रोल कर देंगे, आप 350 और 150 की क्या बात कर रहे हो, और हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को 42% क्या 35% पे ही कंट्रोल कर देंगे। तो अब जो है ये यूरो 3 नॉर्म्स जो है वो फॉलो होते हैं। यूरो 2 जो भारत स्टेज 2 के बराबर है, अब वो फॉलो नहीं होते हैं, वो सारे पुराने इंजन की गाड़ियों को फेज आउट कर दिया गया है। तो ये देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, अब यूरो 3 यानी भारत स्टेज 4 नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं 2017 से, चाहे 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर जैसे ऑटो हो या 4 व्हीलर गाड़ियां हो। डन। सो ये इन्होंने बताया है कि बहुत तेजी से CO2 और SO2 के कॉन्सेंट्रेशन में रिडक्शन हुआ था दिल्ली की हवा में सरकार के बहुत बढ़िया एफर्ट्स के कारण। सो यहां पर हमने एयर पोल्यूशन पढ़ा। अब स्टूडेंट्स, शोर नॉइज पोल्यूशन पहले अलग माना जाता था। 1981 में एयर एक्ट आया था एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। 6 साल बाद यानी 1987 में नॉइज को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया। भाई नॉइज क्या है? साउंड वाइब्रेशन हवा में ही तो रहता है, तो नॉइज को भी एयर पोल्यूटेंट माना गया। अब नॉइज का क्या मतलब है? अनप्लेजेंट, तेज तीखी आवाज को शोर कहते हैं। अनप्लेजेंट, लाउड, अनवांटेड साउंड को शोर कहते हैं। नॉइज पोल्यूशन से क्या क्या हो सकता है? भाई नॉइज पोल्यूशन बड़ा खतरनाक है। नॉइज पोल्यूशन से हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे चिड़चिड़ाहट होना, गुस्सा आना, परेशान होना, और इवन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, दिल की धड़कन बढ़ जाना, पैल्पिटेशंस होना, हेडेक होना, नींद नहीं आना, ये सब हो सकता है। नाउ देखो समझो, इवन परमानेंट हियरिंग इंपेयरमेंट, हमारे कान का पर्दा फट सकता है और परमानेंट हियरिंग भी हो सकती है, लॉस हो सकता है। नाउ बहुत हाई लेवल का साउंड अगर है 150 dB और मोर, जैसा कि जब एक जेट प्लेन या रॉकेट टेक ऑफ करता है तब होता है, उससे एकदम से कान का पर्दा फट सकता है, ईयर ड्रम फट सकता है और हमारा हियरिंग लॉस हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ा कम लेवल की नॉइज है पर लगातार जैसे तेज आवाज करके, हाई वॉल्यूम करके आप ईयरफोन सुनते रहे लंबे समय तक, क्रॉनिकली, भले ही थोड़ी लोअर लेवल है तो भी परमानेंटली हियरिंग लॉस हो सकता है। इसके अलावा नींद नहीं आना, दिल की धड़कन बढ़ना, सांस उखड़ना, स्ट्रेस होना, ये सब तो है ही नॉइज पोल्यूशन से। इसे ना एक कहानी की तरह सुनो स्टूडेंट्स, तो आपको मजे आएंगे, आपको फिर रटने की चीजें बहुत कम हो जाएंगी। जो डेटा फैक्ट से रटने का, बस उसे ही अलग अलग लिखना है। अब नॉइज पोल्यूशन हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए इस तरह के डिवाइसेस लगाए गए हैं जो साउंड की इंटेंसिटी को कम कर देते हैं। कई सारे पेड़ होते हैं जो साउंड एब्जॉर्ब करते हैं, नीम का पेड़, अशोक का पेड़, उन्हें सड़क के दोनों किनारे लगा दिया गया है। इसके अलावा मफलिंग साउंड यानी साउंड को एब्जॉर्ब कर लेना, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हैं। और लॉज, कायदे कानून नियम बनाए हैं बड़े स्ट्रिक्ट। अब इंडिया में फॉलो कितना वो अलग बात है, नियम तो बनाए हैं। जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल के आसपास हॉर्न फ्री जोन है, या हॉर्न बजाना लाउड नहीं है। क्रैकर्स, पटाखे, लाउड स्पीकर की एक पर्टिकुलर साउंड लेवल इंटेंसिटी डिसाइड किए, उससे ज़्यादा तेज़ नहीं बजा सकते। इवन टाइमिंग्स भी डिसाइड करा है, जैसे 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद लाउड स्पीकर्स नहीं बज सकते। अब फॉलो कितना हो रहा है उसके बारे में तो चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। नॉइज पोल्यूशन का भी सबसे बड़ा कारण ऑटोमोबाइल्स ही होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो एयर पोल्यूशन, एयर एक्ट 81 में दिया गया, एनवायरमेंट 86 में, और नॉइज इंक्लूड किया गया एयर पोल्यूटेंट की तरह 87 में। अब हम आते हैं वाटर पोल्यूशन। इसका एक्ट 1974 में दिया था। ये बहुत जनरल सी बातें हैं कि ह्यूमन बींग्स जो हैं, हम अपनी वाटर बॉडीज को अब्यूज कर रहे हैं, हम उसमें गंदा कचरा फचरा डाल रहे हैं, जिससे नदी नाले सब कुछ खराब हो रहे हैं। ये तो जनरल सी बातें दी गई हैं।
ना वाटर एक्ट दिया गया है 1974 में। एनसीईआरटी ये कहती है कि अगर 0.1% पानी भी गंदा हो गया, 100 में से 0.1, तो भी वो अनफिट हो जाएगा फॉर ड्रिंकिंग, अनफिट ह्यूमन यूज के लिए। अब पानी में गंदगी कैसी कैसी हो सकती है, देखो एक तो सॉलिड्स हैं जिन्हें काफी इजीली रिमूव कर सकते हैं, पर घुले हुए सॉल्ट्स हैं, नाइट्रेट, फॉस्फेट्स, इनको बहुत मुश्किल है निकालना। नाउ 3 तरह की गंदगी हो सकती है स्टूडेंट्स, 3 तरह की। पहले सस्पेंडेड सॉलिड जो हमें अलग ही दिख जाते हैं, जैसे चिकनी मिट्टी है, सैंड है, रेत है, गादी है, ये सब कुछ। फिर कोलॉइडल जिसमें फीकल मटेरियल, बैक्टीरिया, क्लॉथ, पेपर, 2-3 बार पढ़ोगे तो ऑप्शंस में से आ जाएगा लगाना। और घुले हुए नाइट्रेट, फॉस्फेट, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सब बड़ा मुश्किल है पानी से अलग करना। ठीक है, अब हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं, देखो वाटर बॉर्न डिजीजेस हो सकते हैं जैसे टाइफाइड, कॉलेरा, अमीबियासिस एक्सेट्रा। यूट्रॉफिकेशन अभी सिखाऊंगी आपको, बायोमैग्निफिकेशन अभी सिखाऊंगी, और एल्गल ब्लूम अभी सिखाऊंगी जिससे पानी में रहने वाले दूसरे पेड़ जानवरों का नुकसान हो सकता है। ये सब अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इन्होंने ये लिखा है कि जो डोमेस्टिक, जो घर से गटर में जाता है पानी, उसमें बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है। और हमने ऑलरेडी पढ़ा है, माइक्रोब्स में पढ़ाया था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में, कि इसके अंदर यूजफुल वाले माइक्रोब्स हैं जो सीवेज को ट्रीट कर सकते हैं। बीओडी कम हो जाएगी, वो आपको सिखाया है मैंने। बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जितना ज्यादा कचरा, जितना पोल्यूटेड पानी, उतनी हाई बीओडी और उतनी कम घुली हुई ऑक्सीजन, क्योंकि उतनी ज्यादा ऑक्सीजन यूज हो रही है। ठीक है, चलो, तो बीओडी हमने ऑलरेडी समझ लिया था। अब स्टूडेंट्स देखो यहां पे क्या लिखा है कि जितना ज्यादा कचरा होगा उतना ज्यादा बीओडी होगा, और उतनी डिक्लाइन, क्योंकि ऑक्सीजन यूज हो रही है, घुली हुई ऑक्सीजन में होगा, यानी उस लेक तालाब के दूसरे मछली और दूसरे पानी में रहने वाले जानवर मरने लग जाएंगे। तो बीओडी से हम एस्टिमेट कर रहे हैं कितना कचरा है, कितना गंदगी है, वो हम बीओडी मेजर करके पता कर सकते हैं। नाउ ये देखो एनसीईआरटी का एक डायग्राम दिया है, तो जैसे जैसे बीओडी बढ़ रही है मतलब पानी में कचरा बढ़ रहा है, यानी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो रही है। बस हमें इतना आना चाहिए। अब ये देखिए एनसीईआरटी का डायग्राम, कितना इजी डायग्राम है, समझो। सपोज करो कि अभी शुरू में इतनी बीओडी थी, काफी अच्छी बीओडी, सॉरी 1 सेकेंड रुको, शुरू में ये था, नहीं 1 मिनट रुकिए, ये कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये गंदगी का कॉन्सेंट्रेशन है, तो शुरू में गंदगी नहीं थी तो बीओडी कम थी, बीओडी बहुत कम थी। और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, देखो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बहुत ज्यादा थी, रेड वाला डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, तो बीओडी कम थी और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा थी। अब आपने यहाँ पे कचरा डाला, सीवेज डाला, तो बीओडी बढ़ गई, ये नीली वाली ये बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, ऑक्सीजन यूज हुई तो ऑक्सीजन कम हो गई। जैसे ही ये हुआ तो मछली वछली, साफ पानी में रहने वाले जानवर वगैरह मर गए। अब कचरा एक बार साफ हो गया, अब फिर से डिमांड कम हो गई क्योंकि कचरा कम हो गया, और धीरे 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 करके फिर से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बढ़ गई, और जो फ्रेश वाटर, क्लीन वाटर वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो फिर से रीअपियर हो गए। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका ये मतलब नहीं मरे वाले जिंदा हो गए, मरे वाले तो मर गए, मतलब अब ये और रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो इनका नंबर अब वापस बढ़ने लग गया। ठीक है, हमें क्या याद रखना है, जब गंदा पानी नहीं डाला था तो बीओडी नीला वाला कम है और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा है, और जैसे ही कचरा डाला बीओडी बढ़ा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हुआ, जानवर पेड़ मरने लग गए, और फिर थोड़ी देर बाद जब कचरा साफ हो गया तो बीओडी फिर कम हो गई और धीरे धीरे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बढ़ जाएगी और फिर से मछली वछलियां सब मिलने लग जाएंगी। चलिए अब आ जाओ, यहाँ बहुत जनरल सी बातें लिखी हुई हैं कि हमारे घर से, हॉस्पिटल से, जितने भी हम गटर में पानी जो भी कचरा डाल रहे हैं उसमें पैथोजेनिक माइक्रोब्स भी होंगे, क्योंकि हॉस्पिटल्स में ड्रेसिंग वगैरह, इंजेक्शंस, वो सब कुछ सिरिंजेस डाला जाएगा। डिसेंट्री, टाइफाइड, जॉन्डिस, कॉलेरा, पानी वाली बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज जैसे पेट्रोलियम, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, मेटल एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, इन सब से जहरीले हैवी मेटल्स मिलते हैं। हैवी मेटल कौन कौन से? MLC, यानी मरकरी, लेड, कैडमियम एंड कॉपर, ये हैवी मेटल्स हैं, इन्हें याद रखना। मोर देन 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये डेंसिटी का भी आइडिया होना चाहिए, हैवी मेटल की डेंसिटी है। इनसे कई सारी बीमारियां होती हैं, यहां नहीं दिया है, पर मरकरी से जैसे जो है इटाई आउच डिजीज हो गया,
इस तरह की डिजीजेस होती है, मरकरी, कैडमियम, इन सब से। चलो अब आ जाओ पढ़ते हैं बायो मैग्निफिकेशन, वाटर पोल्यूशन का एक और इफेक्ट। आइए समझिए, बायो मतलब लिविंग और मैग्निफिकेशन मतलब किसी चीज का बढ़ना। अगर एक जहरीला सब्सटेंस है, टॉक्सिक सब्सटेंस यानी टॉक्सिकांट, जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल में हायर जाएंगे वैसे वैसे अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाए तो उसे बायोमैग्निफिकेशन कहेंगे। सो इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि उसे ऑर्गेनिज्म ना तो यूज कर रहा है ना एक्सक्रीट आउट कर रहा है, बस वो उसके अंदर इकट्ठा होता जा रहा है। सो कैनॉट बी मेटाबोलाइज्ड और एक्सक्रीटेड एज इट इज नेक्स्ट हायर लेवल पर पास हो रहा है। जैसे एनसीईआरटी में डीडीटी का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आइए इसको डायग्राम से समझाती हूं। देखो हम इसे कैसे याद रखेंगे, देखो समझो। डीडीटी देखिए, सबसे पहले पानी के अंदर मान लीजिए मैंने डीडीटी छिड़का 0.003 ppm, तो इस पानी में फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, ठीक है, उनके अंदर ये चला गया, उन्हें जू प्लैंक्टन्स ने खाया तो जू प्लैंक्टन के अंदर 0.04 ppm हो गया। देखो ये ppb है, अब सारा ppm होगा, पार्ट्स पर बिलियन और ये पार्ट्स पर मिलियन। 1 करोड़ में 1 रुपए, 1 लाख में 1 रुपए, तो ये ज्यादा हो गया है। इसको खाया छोटी मछली ने 0.5 ppm, इनको खाया बड़ी मछली ने 2 ppm और इन्हें खाया चिड़िया ने 25 ppm। तो कहां तो 0.003 ppb था और कहां 25 ppm हो गया। सक्सेस लेवल पे बढ़ रहा है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, इन चिड़ियाओं में ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरफेयर करेगा डीडीटी, तो कैल्शियम का जो इनका कवच है अंडे का वो ढंग से नहीं बन पाएगा, अंडे समय से पहले ही फूट जाएंगे, इमैच्योर या प्री मैच्योर एम्ब्रियो का बर्थ होगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इनकी पॉपुलेशन कम होने लगी, कई जगह तो इनकी पॉपुलेशन गायब हो गई, लुप्त भी हो गई। आओ आपको ट्रिक से इसे याद कराती हूँ। देखो डीडीटी 3 है ना, तो 3 लिख दिया और पॉइंट के बाद तीसरी पोजीशन पे लिखना है तो ऐसा लिख दिया। ये पीपीबी है, अब मैं सारे पीपीएम लिखूंगी। देखो ये 3 है तो 4 लिख दिया, फिर यहां 5 लिख दिया। ये थर्ड पोजीशन पर है पॉइंट के बाद, ये सेकेंड पोजीशन पर, ये फर्स्ट पोजीशन पर, है ना, कितना इजी। 0.003, 0.04 एंड 0.5। ना 4 5s are 20, तो ये 2 कर दिया और 2 और 5 25 कर दिया। तो हल्का सा आइडिया होगा तो आप ये बॉक्सेस को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो डीडीटी ने कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरफेयर किया, एग का शेल थिनिंग हो गई, समय से पहले ब्रेकिंग हो गई और बर्ड की पॉपुलेशन कम होने लग गई। बायोमैग्निफिकेशन, वाटर में डीडीटी छिड़कने के कारण से सक्सेसिव लेवल पर उसके कंसंट्रेशन का इंक्रीज हो जाने से प्रॉब्लम होना, ठीक है। तो वाटर पोल्यूशन में हो गया ये। चलो अब आ जाओ यूट्रॉफिकेशन क्या होता है। इसके पहले मैं एक शब्द सिखाऊंगी आपको, एल्गल ब्लूम क्या होता है। आ जाओ समझो। देखो एल्गल ब्लूम का मतलब समझो। ब्लूम का मतलब होता है फलना फूलना। यह हमने प्लांट किंगडम एल्गी में भी पढ़ा था, एल्गल ब्लूम शब्द। देखो होता क्या है, मान लो ये एक वाटर बॉडी है, ठीक है, ये पानी है, इसमें और भी मछली वछली सब है। तो जैसे ही आपने नाइट्रेट, फॉस्फेट्स यानी ऐसे न्यूट्रिएंट्स डाले तो इनके कारण से ब्लू ग्रीन एल्गी एंड एल्गी, मेनली ग्रीन एल्गी, ये बहुत फलते फूलते हैं, फटाफट फटाफट ग्रो डिवाइड ग्रो डिवाइड ग्रो डिवाइड और पूरा ऐसे बिछ जाती है चादर, हरी हरी हरी। ऊपर से देख के पता ही नहीं चलता वाटर बॉडी है, आपको लगता है ये घास है, पांव रखोगे सीधे नीचे। एल्गल ब्लूम हो गया और ये इतने ज्यादा हैं तो इसी पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को यूज करेंगे, तो ये यहां से ऑक्सीजन चुराते जा रहे हैं, रॉब ऑफ ऑक्सीजन। उसके कारण से जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डेथ होती जाएगी, मोर्टेलिटी ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। जो मछली वछली हैं, दूसरे पेड़ हैं, वो सब मरते जाएंगे, क्योंकि एक तो ऊपर से हवा आ नहीं रही, इन्होंने पूरी चादर बिछा दी, और पानी में घुली हुई ऑक्सीजन ये सारी यूज कर रहे, इतना सारा नंबर बढ़ गया इनका, तो धीरे धीरे बाकी मरने लग जाते हैं। तो इस तालाब में से एक तो टिपिकल एक हरा सा गंदा सा इसका लुक होता है और गंदी बदबू आती है, फाउल स्मेल भी आती है, दिखता है जैसे कि घास है, पैर रखोगे तो सीधे नीचे डूबेंगे। चलो अब मुझे पढ़ाना है यूट्रॉफिकेशन। देखो समझो, बहुत आसान है। यू का मतलब होता है सच्चा और ट्रॉफी का मतलब होता है खाना। अभी सच्चा खाना प्रॉब्लम कैसे हो गया, आ जाओ समझो। मान लो ये एक लेक है, तालाब है, ये अभी नया नया बना है, यंग लेक है, ठीक है, काफी गहरा है, डीप है और पानी एकदम साफ है,
ठंडा पानी भी होगा, क्लियर कोल्ड वाटर है, और ज्यादा जीव जंतु नहीं है इसमें, अभी लेस बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, समय के साथ इसमें न्यूट्रिशन आता गया, न्यूट्रिएंट्स, तो धीरे 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 क्या हुआ होगा, इसमें ऑर्गेनिजम्स मरते भी गए होंगे, वो नीचे जमा होता गया होगा ऑर्गेनिक मैटर, यानी समय के साथ करते 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 धीरे धीरे ये शैलो हो गया, शैलो, और पानी थोड़ा गंदा भी हो गया, टर्बिड, और थोड़ी गर्माहट भी आ जाएगी, यानी थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए, हॉट वाटर तो नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सा वार्म वाटर हो गया, वार्म वाटर हो गया, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहने लग जाएंगे धीरे धीरे करके, तो हाई बायोडाइवर्सिटी होगी। यानी इस लेक की एजिंग हो रही है, ये बूढ़ा हो रहा है, इसे यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। एजिंग, नेचुरली प्राकृतिक रूप से एजिंग ऑफ लेक हो रही है, इसे बोलते हैं खाना मिलने से लेक की एज होना, यूट्रॉफिकेशन। ये नेचुरल यूट्रॉफिकेशन है, और धीरे धीरे करते 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 एक दिन ये लेक जंगल बन जाता है, फॉरेस्ट, जैसा कि अपन सक्सेशन में भी पढ़ते हैं। लेकिन अगर मान लो इंसान ने बहुत ज्यादा नाइट्रेट, फॉस्फेट, फर्टिलाइजर्स यूज करे, तो ये सब जल्दी जल्दी होने लग जाएगा। यानी इंसान के कारण से एक्सिलरेटेड या कल्चरल, अपनी हम जो संस्कृति फॉलो कर रहे हैं, कल्चरल यूट्रॉफिकेशन होगा। और बहुत जल्दी, समय से पहले, मान लो नेचर, प्रकृति चाहती थी 500 सालों में जाकर ये जंगल बने, तो पता पड़ा 200 साल में ही ये वाटर बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई, इसीलिए इसे वाटर पोल्यूशन कहेंगे। अब आप इसको पढ़ना, आपको एक एक शब्द समझ में आ जाएगा जो एनसीईआरटी में लिखा है। मैंने आपको पूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो पढ़ा दिए, और ये किसके कारण होता है, ये वही न्यूट्रिएंट्स, यानी नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स बोलो या नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कुछ भी बोल दो, एक ही बात, फर्टिलाइजर्स वगैरह, खाद वगैरह में जो देते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर। ये देखो, ये रहे प्राइमरी कंटैमिनेंट, मेन नाइट्रेट, फॉस्फेट्स। और लेक विल चोक टू डेथ, वो आपको ऑलरेडी बता ही दिया मैंने। ये देखो एल्गल ब्लूम की हमने ऑलरेडी बात कर ही ली है, तो एल्गल ब्लूम और ये सब मोर्टेलिटी हो जाएगी। ऐसा पानी इंसानों के लिए भी बहुत बेकार होता है। नाउ यहां पर एल्गल ब्लूम जैसा ही एक एग्जाम्पल, वाटर हाइसिंथ हमने पढ़ा है, इकोऑर्निया, जो दुनिया की सबसे प्रॉब्लमेटिक एक्वाटिक अनवांटेड पेड़ है। हमें पता है ये ऑफसेट के थ्रू, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी बहुत फास्ट ग्रो करता है, पूरा कवर कर लेता है वाटर बॉडी को, सारा ऑक्सीजन यूज करता है रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग के लिए, बाकी सब पेड़ जानवर अंदर मरने लग जाते हैं। इसे बंगाल का आतंक, टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। ब्यूटीफुल फ्लावर्स और शेप ऑफ लीव्स के लिए इंडिया में इंपोर्ट किया गया था, याद आ रहा है ना, इंपोर्टेड, इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया। अबंडेंटली, बहुत तेजी से यूट्रॉफिक वाटर बॉडीज में ग्रो करते हैं। चलिए, सो ये आप देख सकते हो, ये एल्गल ब्लूम है, लग रहा है जैसे घास है, पैर रखेंगे तो सीधे नीचे। सो ये हमने बात की थी वाटर पोल्यूशन में बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रॉफिकेशन और एल्गल ब्लूम की। अब स्टूडेंट्स, मान लो कहीं से हीटेड, गर्म, खौलता हुआ थर्मल वेस्ट वाटर निकल रहा है, जैसे कोई थर्मल पावर प्लांट है। अब समझो, ये पानी जब किसी ठंडी वाटर बॉडी में जाएगा तो क्या होगा, समझिएगा। मान लीजिए कि कोई जो है थर्मल वेस्ट वाटर जो है वो जैसे ही किसी नॉर्मल वाटर बॉडी में डिस्चार्ज हुआ, तो वहां पर जो बहुत ज्यादा संवेदनशील है हाई टेम्परेचर के लिए, तो वो तो मरने लग जाएंगे, क्योंकि वो तो गर्मी सहन नहीं कर पाएंगे, इतना गर्म पानी चाहिए नहीं, तो उनका नंबर कम होने लग जाएगा। लेकिन अगर ये पानी बहुत ठंडे इलाकों में डाला गया, एक्सट्रीमली कोल्ड, तो क्या होगा, देखो समझो, ऑलरेडी वहां पे कोल्ड टेम्परेचर है, यानी अभी वहां पर ऐसे फ्लोरा एंड फौना, यानी पेड़ और जानवर हैं इंडिजिनस, जो ठंड झेल पाते हैं। जैसे आप गर्म पानी डालोगे वहां पे, एक बार ये तो डैमेज हो जाएंगे, मर जाएंगे। अब उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, पहले ठंडा था, आपने गर्म डाल दिया, तो अब वहां पर दूसरे नॉर्मल वाले पेड़, मछली वगैरह ग्रो करने लग जाएंगे। पर एक बार क्योंकि ऑलरेडी ठंडा था, तो ठंडे में रहने वाले पहले मरेंगे। ठीक है, चल अब आइए वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की एक बहुत शानदार केस स्टडी एनसीईआरटी में दी हुई है। चलिए आइए समझते हैं स्टूडेंट्स। कैलिफोर्निया यानी अमेरिका, कैलिफोर्निया के उत्तरी तट, नॉर्दर्न कोस्ट पर एक छोटा सा शहर है, टाउन ऑफ आर्कटिका। यहां पर क्या था, 6 मार्श लैंड्स, मतलब ऐसा समझ लो इनका पानी बहुत गंदा हो रहा था,
ये समंदर किनारे कोस्ट है ना, तटीय इलाका था और यहाँ का पानी बहुत गंदा हो रहा था। तो इनके पास में हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो इनके लोग जो टाउन के पीपल हैं वो यहाँ के बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट से मिले और उन्होंने कहा हम आपकी हेल्प करने को तैयार है, आप हमको बताओ हम क्या करें, इतना गंदा पानी हो रहा है, बीमारियां हो रही हैं तरह तरह की, हमारी मदद करो। तो उन्होंने एक इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट किया। इंटीग्रेटेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें कुछ नेचुरल प्रोसेस करेंगे, कुछ आर्टिफिशियल प्रोसेस करेंगे, कुछ नेचुरल और कुछ आर्टिफिशियल, प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरीके से पानी को साफ करेंगे। कैसे साफ करेंगे देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये जो 60 हेक्टेयर है इसमें 6 दलदल बना दिए इंटरकनेक्टेड, ऐसे ऐसे करके 6 मार्शलैंड क्रिएट कर दिए, ठीक है, 60 हेक्टेयर के एरिया में। अब उन्होंने यहां से गंदा पानी आने दिया, जो डर्टी वाटर है, पोल्यूटेड वाटर है। अब उन्होंने क्या करा, सबसे पहले उन्होंने आर्टिफिशियल प्रोसेसेस करे, जैसे फिल्टरेशन, तो काफी जो तैरने वाला कचरा था, फ्लोटिंग डेब्रिस वगैरह हट गया होगा। फिर सेडिमेंटेशन, पानी ठहरने देते थे तो जो भारी भारी मिट्टी कंकड़ पत्थर थे वो सब निकल गए। और फिर क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन भी आप जानते हो, क्लोरीन के थ्रू भी गंदगी हटाते हैं। तो फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, क्लोरीनेशन, आर्टिफिशियल प्रोसेसेस उन्होंने करे। अब उन्होंने क्या करा, यहाँ पे तरह तरह के प्राकृतिक सुंदर सुंदर पेड़ लगा दिए, प्लांट्स में एल्गी भी आ गए, एल्गी भी लगा दिए, फंजाई लगा दिए और कुछ बैक्टीरिया भी छोड़ दिए, ठीक है, इन दलदल वाले एरिया में। ये ऐसे थे जो इस पानी में मिलने वाली जो गंदगी है उसे न्यूट्रलाइज कर देते थे, या एब्जॉर्ब कर लेते थे, या एसिमिलेट यानी यूज कर लेते थे। आप इसे ना से याद रख सकते हो, ना। तो ये इम्प्योरिटीज को न्यूट्रलाइज कर लेते थे, एब्जॉर्ब कर लेते थे या एसिमिलेट कर लेते थे। तो उस कारण से करते 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 जब ये पानी फाइनली पहुंच निकलेगा तो ये साफ हो जाता था, क्लीन वाटर। तो यहाँ प्राकृतिक, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों प्रोसेस यूज हो रहे हैं, इसलिए इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कहा गया। टाउन ऑफ आर्कटिका के लोगों ने और हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट ने मिलकर ये किया था। फिर उन्होंने सोचा यार पेड़ तो लगा ही रहे हैं, तो वहां सुंदर सुंदर चिड़िया विड़िया आने लग गई, तो धीरे धीरे उन्होंने इसे एक सेंचुरी में कन्वर्ट कर दिया, एक ग्रुप बना दिया, फ्रेंड्स ऑफ आर्कटिक मार्शेस फोम, जो इनकी देखभाल करता है। एक सेंचुरी कन्वर्ट हो गई, लोग आने लग गए, सबको वहां जॉब मिल गए, एम्प्लॉयमेंट मिल गया, टिकट्स लगे, पैसा बना और बहुत बढ़िया वो टाउन ग्रो करा। तो ये एक बहुत शानदार, ये देखो ये सब हो गया, 60 हेक्टेयर, 6 मार्शेस, प्लांट, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, न्यूट्रलाइज, एब्जॉर्ब, एसिमिलेट, साफ पानी हो जाएगा, ठीक है। सेंचुरी बना दी, बहुत बढ़िया बायोडाइवर्सिटी हो गई, फ्रेंड्स ऑफ आर्कटिक मार्शेस फोम नाम का ग्रुप बना दिया। तो ये बता सकता है, ये थ्योरी हमें ये बताती है, ये केस स्टडी हमें बताती है कि अगर लोग जागरूक हो, अगर हमें जागृति है, जागरूकता है, हम अवेयर हैं, तो देखिए कैसे उन्होंने बिना कोई गवर्नमेंट को कोसे हुए, किसी दूसरे को कोसा नहीं, ब्लेम नहीं किया, खुद आगे बढ़कर और कैसे अपनी जगह को ना सिर्फ गंदे पानी से बचाया, प्रदूषण से, वाटर पोल्यूशन से, बल्कि सेंचुरी क्रिएट करके वर्क भी क्रिएट कर लिया, उसे खूबसूरत भी बना दिया। नाउ वाटर पोल्यूशन के अंदर एक और टॉपिक आता है, दैट इज इकोलॉजिकल सैनिटेशन। स्टूडेंट्स आप जानते हैं सैनिटेशन, हम यहाँ बात कर रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटा की हैंडलिंग की। तो इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा को हैंडल करेंगे बिना पानी यूज करे, ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल, हाइजीनिक, एफिशिएंट तरीका है। देखो इसमें करते क्या है, इसमें जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है ना, उसमें ऑर्गेनिक मैटर है, उसे रिसाइकल करके और खाद बना लेंगे, जिससे केमिकल फर्टिलाइजर्स की जरूरत हमारी कम हो जाएगी। ऐसे इको सैनिटेशन टॉयलेट्स यानी इको सैन टॉयलेट्स कहाँ कहाँ मिलते हैं? देखो ऐसा याद रखो कि ये तो पढ़े लिखे लोग एक्सेप्ट करेंगे, और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग केरला में हैं, और केरला के नीचे चले जाओ तो श्रीलंका आ गया। तो केरला और श्रीलंका में इको सैन टॉयलेट्स हैं, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। डन, चलिए। सो यहां पर आकर हमारा वाटर पोल्यूशन कंप्लीट होता है। तो एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। अब हम आते हैं सॉलिड वेस्ट पे।
देखो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का क्या मतलब है, जो कुछ भी हम कचरे के डब्बे में डालते हैं, घर का कचरा, ऑफिस का कचरा, स्टोर का कचरा, स्कूल का कचरा, हॉस्पिटल का कचरा, सब कुछ सॉलिड वेस्ट है। इसमें पेपर, खाने का सामान, रबर, लेदर, कपड़े, चिंदिया, मेटल, फेटल सब कुछ आ जाएगा, प्लास्टिक वगैरह सब कुछ आ जाएगा। अब इनमें से कुछ मटेरियल तो बायोडिग्रेडेबल है, जो सीवेज में बैक्टीरिया वगैरह डिकम्पोज कर सकते हैं। कुछ रिसाइकल हो जाता है, जैसे पुराने जो फेयर पेपर था उससे रफ पेपर बन जाता है। पर कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जिसे डिग्रेड नहीं कर सकते, जिसे गवर्नमेंट अब काफी बैन भी कर रही है। तो सबसे पहले जो भी कचरा है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। जो कबाड़ी वाले हैं, रद्दी वाले हैं, रैग पिकर्स हैं, वो क्या करते हैं, रिसाइकलिंग मटेरियल उसमें से निकाल लेते हैं और रिसाइकलिंग मटेरियल को फैक्ट्रीज को बेच देते हैं। और जो बायोडिग्रेडेबल है, बड़े बड़े गड्ढे बनाते हैं ग्राउंड में, उनमें डालते हैं, उनको जलाते हैं ताकि कॉम्पैक्ट हो जाए और फिर नेचुरल ब्रेकडाउन के लिए उन्हें छोड़ दिया जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, कहानी की तरह पढ़ रहे हैं अपन इसको। अब देखो, अब समझो, ये नेचुरल छोड़ने में एक प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनिएगा। अगर हमने खुले में इसे छोड़ दिया, डंप कर दिया और टाइम टाइम पे जलाते जा रहे हैं ताकि उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाए, पर कंप्लीट तो जलेगा नहीं, और कंप्लीट नहीं जलेगा तो थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक मैटर है, यानी वहां पे चूहे, मक्खियां, वो उनका ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। तो ये एक बहुत भारी समस्या है। तो ओपन लैंडफिल, ओपन डंपिंग अब नहीं अलाउ की जाती है, अब की जाती है सैनिटरी लैंडफिल। इसका मतलब समझो, ये सब्स्टिट्यूट है ओपन डंपिंग का। कुछ नहीं डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी एक गड्ढा बनाएंगे, इसमें भी पहले कॉम्पैक्ट यानी जलाएंगे, उस कचरे को डालेंगे और डर्ट से थोड़ा थोड़ा रोज उसे कवर करेंगे ताकि वहां पे चूहे वूहे, मक्खियां की ब्रीडिंग स्पेस ना क्रिएट हो। फिर प्रॉब्लम ये है माय डियर स्टूडेंट्स, कचरा इतना ज्यादा निकलता है स्पेशली मेट्रोज में, और जगह कहाँ बची है, इसलिए ये कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा, सीपेज का भी खतरा रहता है। आप अंडरग्राउंड गाड़ रहे हो, सीपेज हो गया, अंदर ही अंदर लीकेज हो गया और मान लो वाटर बॉडी में मिक्स हो गया तो बहुत खतरनाक रूप भी ले सकता है। सॉलिड वेस्ट के लिए एक बहुत प्यारी केस स्टडी दी गई है प्लास्टिक वेस्ट की रेमेडी के लिए। अहमद खान उस समय 57 इयर्स के थे। ये सालों से प्लास्टिक की बोरियां बनाते थे, करीब 20 साल से। इनको ये समझ में आया कि यार प्लास्टिक अच्छा नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, एनवायरनमेंट को बहुत हार्म करता है। तो इन्होंने क्या करा, उस प्लास्टिक में कुछ मॉडिफिकेशन की, रिसाइकलिंग करी और एक केमिकल बना दिया, पॉली ब्लेंड, एक फाइन पाउडर। ये पॉली ब्लेंड अगर बिट्यूमिन के साथ मिक्स कर जाए, बिट्यूमिन सड़क बनाने के काम आता है, अगर हम इसको मिक्स कर दें तो सड़क की जिंदगी 3 गुना बढ़ जाती है। सड़क की जो वाटर रिपेलिंग प्रॉपर्टी है, पानी ठहरे नहीं वरना सड़क कटेगी, वो 3 गुना बढ़ जाती है। तो रोड की जिंदगी 3 गुना बढ़ जाती है, वाटर रिपेलिंग प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ जाती है। उन्होंने ये बात अपने बेटे को बताई। उनका बेटा आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पढ़ाई कर रहा था, उसने अपने डीन को बताई, प्रिंसिपल को बताई, और उन प्रिंसिपल ने ये प्रोजेक्ट बैंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन के साथ शेयर किया और फिर अहमद खान जी को सरकार की तरफ से रोड बनाने का काम दिया गया। उन्होंने सबसे पहले सारे रद्दी वालों को बुलाया और रद्दी वालों को बोला कि तुम्हें अभी 40 पैसे मिलते हैं 1 किलो प्लास्टिक लाने का, हम आपको 6 रुपए देंगे 1 केजी के, जितना प्लास्टिक है हमें लाके दो। अच्छी बात यह कि किसी भी एनी प्लास्टिक वेस्ट से पॉलीब्लेंड बनाया जा सकता है। 2002 तक 40 किलोमीटर से ज्यादा सड़क बना दी गई थी और ऐसा अनुमान था, अभी तो डिटेल्स नहीं दी है, ना नेट पे सर्च करके टाइम वेस्ट करना है, कि शायद बैंगलोर का पूरा प्लास्टिक खत्म हो जाएगा पॉलीब्लेंड बनाने में और रोड बनती ही जाएगी। तो बहुत शानदार केस स्टडी दी हुई है। चलो, सॉलिड वेस्ट के अंदर ही हम थोड़ी सी बात अब हॉस्पिटल वेस्ट की कर लेते हैं। हॉस्पिटल से क्या निकलेगा, डिसइंफेक्टेंट्स, हार्मफुल केमिकल्स वगैरह, पैथोजेनिक माइक्रोब्स। भाई हॉस्पिटल से और क्या निकलेगा, यही निकलेगा। हॉस्पिटल वेस्ट के लिए इंसेरिनेटर्स को यूज करते हैं, बड़े बड़े वेसल्स हैं जिनमें इन्हें डालकर और फिर इस कचरे को जला दिया जाता है। नाउ अब हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात करते हैं। आपको पता है स्टूडेंट्स, कंप्यूटर्स हैं या जो भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, टीवी वीवी, फ्रिज, ये सब, ये जब इररिपेयरेबल हो जाएंगे तो इनके कचरे को ई वेस्ट कहेंगे। ई वेस्ट को लैंडफिल के अंदर यानी गड्ढों में बरी करके या इंसेरिनेट करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर्स पे जला दिया जाता है।
डेवलप्ड कंट्रीज जो है, डेवलप्ड कंट्रीज, उनका आधे से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वो एक्सपोर्ट कर देते हैं डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। और हम यहाँ से कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, निकल, गोल्ड जो उनकी चिप विप में लगा हुआ है उसे रिकवर करते हैं रिसाइकलिंग प्रोसेस से, और उनसे फिर हम नए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाते हैं। अब यानी ई वेस्ट का इकलौता सॉल्यूशन है उसकी रिसाइकलिंग कर देना। अब प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स, डेवलप्ड कंट्रीज के पास इस रिसाइकलिंग के लिए मशीन्स हैं, पर डेवलपिंग कंट्रीज जो है, डेवलपिंग कंट्रीज उनमें आज भी जो कारीगर है, मजदूर है, वो मैनुअली ये काम करता है, और इस कारण से ये जो जहरीले सब्सटेंसेस हैं इनसे वो वर्कर्स एक्सपोज्ड है। ऑफ कोर्स इंसेरिनेटर्स पे, ओपन लैंडफिल्स के थ्रू इन्हें पूरा खत्म कर देना तो बेस्ट सॉल्यूशन है, बट हम इतना वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो रिसाइकलिंग कर कर और इन्हें नए टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर बनाने में काम लिया जाता है। ठीक है, चलो, तो हमने एयर पोल्यूशन की बात की, वाटर पोल्यूशन की बात की, सॉलिड वेस्ट की बात की, हॉस्पिटल वेस्ट की बात की, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात की। अब खेती यानी एग्रोकेमिकल वेस्ट की बात करते हैं। देखो, एग्रीकल्चर में पेस्ट मारने के लिए पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंजिसाइड ये सब यूज करते हैं। ये जहरीले होते हैं, ना सिर्फ टारगेट बल्कि नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म को भी मारते हैं। इनसे सॉइल पोल्यूशन होता है। नाइट्रेट, फॉस्फेट, फर्टिलाइजर ये सब यूज करोगे तो एक्सेलरेटेड यूट्रॉफिकेशन होगा। डीडीटी वगैरह यूज करेंगे तो बायोमैग्निफिकेशन होगा, एल्गल ब्लूम होगा। तो ये सब इन एग्रोकेमिकल्स, खेती में यूज करने वाले केमिकल्स के कारण होता है। अब इसकी एक बहुत शानदार केस स्टडी दी गई है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। समझिए स्टूडेंट्स, सोनीपत में, हरियाणा, सोनीपत हरियाणा में रमेश चंद्र डागर नाम के एक किसान हैं। उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक बड़ा शानदार तरीका निकाला। उन्होंने क्या करा, देखो, जैसे मान लो कि डेयरी, उन्होंने गाय भैंस पाली, गाय भैंस पाली तो गोबर निकला, ठीक है, यानी इस डेयरी मैनेजमेंट का ये वेस्ट है। उन्होंने इस गोबर से खाद बना ली और इसे खेती में यूज करा, यानी वो वहीं खेती भी करने लगे। तो एक प्रोसीजर का वेस्ट दूसरे प्रोसीजर के सोर्स की तरह, रिसोर्स की तरह काम कर रहा है। फिर खेती से करके इन सबको बेचा, प्लस जो खाद बनाई है, खाद बनाई, उससे फिर गोबर गैस भी इन्होंने बना ली, क्योंकि गोबर भी निकल रहा है तो गोबर गैस बना ली, गोबर गैस बना ली तो उससे इन्होंने अपने फार्म को एनर्जी दे दी। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, वहीं पे इन्होंने मधुमक्खी पालन कर लिया तो शहद भी बेचने लगे, प्लस पॉलिनेशन भी होने लग गया। तो इन्होंने एक प्रोसीजर के वेस्ट को दूसरे प्रोसीजर के रिसोर्स की तरह यूज करा, यानी एक्चुअली वेस्ट कुछ रहा ही नहीं। इसे बोलते हैं साइक्लिकल जीरो वेस्ट प्रोसीजर, जहां वेस्ट ऑफ वन प्रोसेस इज साइकल्ड एज न्यूट्रिएंट या रिसोर्स ऑफ अदर प्रोसेस, ताकि हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके सभी प्रोसेसेस का। तो एक ही जगह पर उन्होंने ABCDW किया था। ए मतलब एग्रीकल्चर, बी मतलब बी कीपिंग, सी मतलब खाद बनाना, इवन उन्होंने केचुए पाल लिए थे, वर्मी कल्चर भी करा था, डी मतलब डेयरी फार्मिंग, एंड डब्ल्यू मतलब वाटर हार्वेस्टिंग। वहीं उन्होंने पानी, वाटर हार्वेस्ट करके भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की थी। आ गए मजे। सोनीपत में इन्होंने फिर हरियाणा वेलफेयर, किसान वेलफेयर क्लब बनाया। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अब तो और बढ़ गई होगी, 5000 फार्मर्स की इसकी मेंबरशिप है। आपको एनसीईआरटी का डेटा ही आना चाहिए। अब आ जाओ हॉस्पिटल वेस्ट, ई वेस्ट, एग्रोकेमिकल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट के बाद हम आ जाते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट। देखिए, पहले जब न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसे ये माना जाता था कि ये नॉन पोल्यूटिंग होती है। बाद में साइंटिस्ट ने देखा कि न्यूक्लियर एनर्जी को अगर अपन यूज करेंगे तो दो बहुत भारी समस्याएं हो सकती हैं। पहली समस्या, इनका एक्सीडेंटल लीकेज अगर हो जाए तो ये न्यूक्लियर एनर्जी काफी ज्यादा रेज जो है ये हार्मफुल होती हैं। जैसे 3 माइल आइलैंड यूएसए और चेरनोबिल यूक्रेन, ये दो आने चाहिए बस, आपको ईयर वगैरह कुछ याद नहीं रखना है आपको। दूसरी समस्या है इनको डिस्पोज ऑफ करना, ये बड़ा मुश्किल होता है, इनमें रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलेंगे। चलो, तो ये बहुत बहुत हार्मफुल होता है, एक्सट्रीमली हार्मफुल है, क्योंकि ये बहुत हाई रेट पे म्यूटेशंस करते हैं। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है ये डीएनए में चेंज लाकर म्यूटेशंस करते हैं, और ज्यादातर म्यूटेशन हार्मफुल है। अगर बहुत हाई डोज में है तो जानलेवा है, अगर थोड़े लो डोज में भी है तो कैंसर जैसी बीमारियां कर सकते हैं। यानी काफी खतरनाक पोल्यूटेंट्स हैं और बड़ा ध्यान से इनकी हैंडलिंग करनी पड़ती है।
आप इनको डिस्पोज ऑफ कैसे करते हैं? सबसे पहले हम प्री ट्रीटमेंट करते हैं, जो हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया, क्या करते हैं? फिर हम इन्हें स्टोर करते हैं बड़े बड़े शील्डेड कंटेनर्स में, और फिर हम चट्टानों के अंदर गाड़ देते हैं 500 मीटर डीप बिलो अर्थ सरफेस। एक एक शब्द आना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चल अब आ जाओ, अपन नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो अपन 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर हम डिस्कस करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग को। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आइए अब इसको आगे बढ़ाते हैं और अब हम पढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट वर्ड कहाँ से आया है? आप सबने देखा है, जब हम अपनी गाड़ियां धूप में पार्क कर देते हैं और शीशे चढ़ा के चले जाते हैं ऑब्वियसली पार्किंग में, तो जब हम वापस आते हैं तो गाड़ी एकदम तप रही होती है। क्यों? क्योंकि जो धूप है, गर्मी, जो हीट है, वो अंदर तो आ गई पर वो ग्लास से बाहर एस्केप नहीं कर पाई और अंदर गर्म हो गया। बिल्कुल यही सिस्टम हम ग्रीन हाउस के अंदर भी करते हैं। हम ग्लास का हाउस बना देते हैं अंदर पेड़ उगाने के लिए, और धूप अंदर तो आती है पर बाहर लाइट एस्केप नहीं कर पाती है। अब इसका एनवायरमेंटल पोल्यूशन से क्या लेना देना है? मैं इसे क्यों पढ़ा रही हूँ, आइए आपको समझाती हूँ। तो ये तो इन्होंने बात वही करी है कि ग्लास पैनल में लाइट अंदर आती है पर बाहर नहीं जाती, और इसीलिए ग्रीन हाउस एकदम गर्म हो जाता है। अब पृथ्वी, अर्थ से क्या लेना देना है, आइए समझिएगा। सपोज करो ये हमारी अर्थ का सरफेस है और ये ऊपर हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये अर्थ है। अब सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ आवर एनर्जी, तो सन से रेडिएशंस अर्थ पर आ रही है। जो सन से रेडिएशंस आ रही हैं वो बहुत हाई एनर्जी की हैं, यानी शॉर्ट वेव रेडिएशंस हैं। हमें पता है स्टूडेंट्स कि एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी अगर एनर्जी ज्यादा है मतलब वेवलेंथ कम है। अब पूरी रेज नहीं आती है, केवल 1/2 ऑफ सोलर रेडिएशंस हैं जो रीच करती हैं अर्थ पर, पृथ्वी तक पहुंचती हैं, केवल आधी ही। बाकी आधी में से कुछ बादल एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ गैसेस रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं। तो एनसीईआरटी में उसको ऐसे लिखा हुआ है कि 1/4 जो है वो एब्जॉर्ब्ड और रिफ्लेक्टेड बैक बाय क्लाउड्स एंड गैसेस। तो क्लाउड्स और गैसेस जो है एटमॉस्फेयर में वो सब एब्जॉर्ब या रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। एक्चुअली आधी, तभी तो आधी आती है। ये आधी अर्थ को हीट करेंगी, हमें गर्मी पहुंचाएंगी, फोटोसिंथेसिस होगा, खाना बनेगा। अब इनकी एनर्जी तो एब्जॉर्ब कर ली, यूज हो गई, यानी अब इनकी एनर्जी कम हो गई, यानी इनकी वेवलेंथ ज्यादा हो गई। तो अब ये वापस बाहर जाएंगी, यानी अब ये लॉन्ग वेव रेडिएशंस हैं, लेस एनर्जी वाले। अगर ये कहानी चलती रहती तो हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस चिली, यानी इतना खतरनाक ठंडा होता। लेकिन होता क्या है स्टूडेंट्स, हमारी एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस हैं, वो गैसेस इन लॉन्ग वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके वापस पृथ्वी पर फेंकती हैं। तब तक चलता रहेगा जब तक लॉन्ग वेव रेडिएशन आना बंद ना हो, और वो तो कभी बंद होगा नहीं, क्योंकि सन से हमेशा शॉर्ट वेव रेडिएशन आ ही रही है, एनर्जी यूज हो ही रही है, तो हमेशा लॉन्ग वेव रेडिएशन आएंगी। ये इन्हें रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, इन्हें बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ये वही काम तो कर रहे हैं, जैसे ये ग्लास का पैनल लगा दिया तो हीट अंदर तो आई थी पर हम बाहर नहीं जाने दे रहे, उसे रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं, और इसके कारण एक्स्ट्रा हीटिंग हो जाती है पृथ्वी की। और इस एक्स्ट्रा हीटिंग के कारण से हमारा एनुअल टेम्परेचर एवरेज 15 डिग्री सेल्सियस हो गया है। एक एवरेज बात कर रहे हैं, सर्दी गर्मी में ऑफकोर्स कम ज्यादा होगा, एक एवरेज बात कर रहे हैं। तो -18 होता, पर इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण +15 है। ये नेचुरल, प्राकृतिक, नॉर्मल बात कर रहे हैं। पर अगर किसी कारण से ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ये हीटिंग बढ़ जाएगी, इसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग होना। और अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले पोलर आइस कैप्स मेल्ट होंगे, वो बर्फ पिघलेगी, तो जो समुद्र सी लेवल है वो बढ़ेगा, और समुद्र किनारे कोस्टल एरिया सबसे पहले डूब जाएंगे, और बाद में धीरे धीरे और एरियाज भी डूब जाएंगे। तो ग्रीन हाउस गैसेस का होना नेचुरल है, प्रकृति ने बनाया है, पर इनका इंक्रीज होना अप्राकृतिक, नेचुरल, अनडिजायरेबल पॉल्यूशन होता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, इसके कारण बहुत सारे ऑड क्लाइमेटिक चेंजेस आएंगे, जैसे गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा को एल नीनो कहते हैं, एक्सेट्रा। चलो आ जाओ, इतना देखते हैं अपन। सो हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस के लिए नेचुरली अकरिंग फिनोमेना होता है। ये अगर नहीं होता तो -18 डिग्री होता, पर इसके कारण +15 डिग्री हमारी पृथ्वी का एवरेज एनुअल टेम्परेचर है। ये सारी बात मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूं। ठीक है,
चलो ये सब मैंने बता दिया, ये सब आपको बता दिया है, ठीक है। ये वापस अर्थ पे आएगा, फिर से गर्म होगा और ये कहानी चलती रहेगी। मेन ग्रीन हाउस गैस में मीथेन और CO2 है, मीथेन और CO2 मेन होते हैं। इनका लेवल बढ़ रहा है, उसके कारण एक्स्ट्रा हीटिंग हो रही है, इसे बोलते हैं पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। स्टूडेंट्स, अगर हम पिछली सेंचुरी की बात करें यानी 100 सालों में पृथ्वी का टेम्परेचर 0.6 डिग्री बढ़ गया है, और इसमें भी सबसे ज्यादा पिछले 30 सालों में बढ़ा है, यानी बहुत तेजी से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। आइए कौन कौन सी हैं ग्रीन हाउस गैसेस, इसका सीक्वेंस भी पूछते हैं। तो हमारे पास ट्रिक है कि चाचा जी, चाचा मीठा चोरी नहीं करना, ग्रैंडपा के साथ में चाचा मीठा चोरी नहीं करना। चाचा मतलब CO2, मीठा मतलब मीथेन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन डिप्लीशन के लिए भी जिम्मेदार हैं, और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्लस वाटर वेपर। 4 NCERT में दिए, ये हमें आना चाहिए। सो CO2 60%, ये 20%, 14% और 6%, ये हमारी टिप्स पर होना चाहिए। चाचा मीठा चोरी नहीं करना, ठीक है। ये देखो, चाचा मीठा चोरी नहीं करना, ग्रीन हाउस गैसेस। चलो आ जाओ, मुझे फटाफट से बताओ। ये देखो, ये तो मैंने बता ही दिया कि टेम्परेचर राइज होगा, बहुत सारे एनवायरनमेंट में चेंज होंगे, एल नीनो इफेक्ट होगा, पोलर आइस कैप्स की मेल्टिंग बढ़ जाएगी, जिसके कारण सी लेवल बढ़ जाएगा और बहुत सारे कोस्टल एरियाज डूब जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, क्यों बढ़ रही होंगी बताओ मुझे ये ग्रीन हाउस गैसेस। सबसे पहले CO2 की बात करो। CO2 क्यों बढ़ रही होगी? अपन पेड़ काट रहे हैं, अगर पेड़ काट रहे हैं तो पेड़ उस CO2 को यूज कर रहे थे फोटोसिंथेसिस के लिए, वो यूज नहीं हो रहा है, यानी वो एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है, ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है। तो फॉसिल फ्यूल्स का यूज अगर हम कम कर दें, पेड़ों को लगाना शुरू कर दें, पेड़ों को काटना कम कर दें, गाड़ियों का यूज कम कर दें क्योंकि उससे भी CO2 निकलती है, तो इन सब तरीके से हम ग्रीन हाउस गैस के बढ़ने को रोक सकते हैं। तो हम फॉसिल फ्यूल का यूज कम कर दें, एफिशिएंसी बढ़ा दें, डिफॉरेस्टेशन जंगल काटना कम कर दें, उल्टा पेड़ लगा दें, पॉपुलेशन स्लो डाउन हो, क्योंकि पॉपुलेशन के कारण ही तो हम पेड़ काट रहे हैं। अगर हम ये सब कर पाए तो हम ग्रीन हाउस गैस के बढ़ने को रोक सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। इसके लिए इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं स्टूडेंट्स, और उस इंटरनेशनल इनिशिएटिव का नाम है कोयोटो प्रोटोकॉल। कोयोटो प्रोटोकॉल, कोयोटो जापान में है, जहां पर ये इंटरनेशनल समिट हुआ था। और कोयोटो प्रोटोकॉल आप K3G से याद रख लेना, K3G यानी ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करने की कसम खाई थी। अभी थोड़ी देर में जब मैं आपको ओजोन डिप्लीशन पढ़ाऊंगी, तो उसके लिए कि हम ओजोन को डिप्लीट करने वाले सब्सटेंसेस के यूज को कम करेंगे, उसके लिए जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। मॉन्ट्रियल कनाडा में है। तो इसे कैसे याद रखोगे? इसे ओम से याद रख लेना। तो ओजोन डिप्लीशन के लिए मॉन्ट्रियल है, और ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने के लिए कोयोटो प्रोटोकॉल है। कोयोटो प्रोटोकॉल एनसीईआरटी में दिया नहीं है, बट क्वेश्चन बहुत कॉमनली आता है। चलो अब आ जाओ ओजोन डिप्लीशन की अपन बात कर लेते हैं, बहुत मजेदार टॉपिक है। देखो, सपोज करो स्टूडेंट्स कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ये पूरा एटमॉस्फेयर है, यहां से एटमॉस्फेयर है, ये 0 किलोमीटर है। तो 0 से लेके 16 किलोमीटर तक का जो एटमॉस्फेयर है, इसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं, ट्रोपोस्फियर, या इसे लोअर एटमॉस्फेयर भी कह देते हैं। यहीं की गैसेस हैं जिन्हें हम इनहेल करते हैं, वो O2, CO2 सब यहीं से मिलता है। अब 50 किलोमीटर तक का, 16 से लेके 50 किलोमीटर तक का जो एटमॉस्फेयर है, उसे स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, या अपर एटमॉस्फेयर बोल सकते हो। यहां की गैसेस हम इनहेल एक्सेल नहीं करते हैं, ठीक है। अब लगातार O2 O के साथ जुड़ के O3 बना रही है, और O3 एक जहरीली गैस होती है, टॉक्सिक गैस होती है, ठीक है। तो हमारे ट्रोपोस्फियर में भी O3 है, यानी ओजोन है। ये बैड ओजोन है स्टूडेंट्स। बैड ओजोन क्यों है भाई? देखो, ओजोन तो होती ही बैड है, प्लस इस एरिया में तो हम इसे इनहेल भी कर सकते हैं, यानी हमारे लिए काफी खतरनाक है। यहां पे भी है, यहां पे भी है ओजोन की लेयर स्ट्रेटोस्फियर में, इसे गुड ओजोन बोलते हैं। अब गुड क्यों बोलते हैं? ये मतलब नहीं है जहरीली नहीं है, पर हम तो वैसे भी इसे इनहेल नहीं कर रहे, तो हमारे लिए तो कोई नुकसान है नहीं। ऊपर से जो यूवी रेज आती है ना, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, ये उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है।
तो उसके कारण से ये यूवी रेज यहीं अटक जाएंगी, ये नीचे नहीं आ पाएंगी। तो पृथ्वी तक यूवी रेज आने से रोकती है स्ट्रेटोस्फियर वाली, अपर एटमॉस्फेयर वाली गुड ओजोन, इसीलिए इसे कहते हैं। अब मान लीजिए कि किसी भी कारण से देखो लगातार स्ट्रेटोस्फियर के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज जब पड़ती हैं, उसके कारण से O2 प्लस O से O3 बनता रहता है और O3 टूट के O2 और O बनाता रहता है और इसके बीच में एक बैलेंस रहता है। अगर मान लीजिए इफ O2 का डिप्लीशन, O3 का मतलब O3 का टूटना मोर देन O3 का फॉर्मेशन हो गया, ओजोन बन कम रही है, टूट ज्यादा रही है, तो धीरे धीरे कर कर यहां की ओजोन कम हो जाएगी। मान लो इतनी रह गई, तो ये अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पर आने लग जाएंगी, इनसे स्किन कैंसर, कॉर्निया, कैटरैक्ट, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है, बस यही तो बोल रहे हैं, ओजोन डिप्लीशन एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है इन द स्ट्रेटोस्फियर। ये कम होती तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो अच्छी बात है कम हो जाए, पर ये कम नहीं होनी चाहिए। इसे ही ओजोन होल बोलते हैं, जो थिनिंग हो जाती है। और ओजोन को डॉप्सन यूनिट में इस लेयर को हम नापते हैं। चलिए इतना देखते हैं। हमने क्या पढ़ा कि ओजोन बैड ओजोन लोअर एटमॉस्फेयर में है, गुड ओजोन अपर पार्ट यानी स्ट्रेटोस्फियर में है। ये अल्ट्रावायलेट रेज से शील्ड देती है, यानी उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है। नाउ अल्ट्रावायलेट रेज बहुत हार्मफुल हैं क्योंकि वो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स जो हैं उनके लिए खतरनाक है। ये उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं, इनके केमिकल बॉन्ड टूटते हैं, डीएनए में तो म्यूटेशंस तक कर देती हैं। वेरी वेरी हार्मफुल। ये पीवाईक्यू भी आया है कि ओजोन की थिकनेस डॉप्सन यूनिट में नापते हैं। नाउ ओजोन गैस लगातार फॉर्म हो रही है यूवी रेज के कारण से O2 एंड O से, और डिग्रेड भी हो रही है O2 एंड O में, और इसके बीच में एक बैलेंस बना हुआ है स्ट्रेटोस्फियर के अंदर। पर अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब हो गया, जो कि हो रहा है, तो ओजोन डिप्लीशन हो जाएगा। ओजोन होल का मतलब थिन्ड आउट एरिया हो रहा है। सबसे पहले एंटार्क्टिका पर नोटिस किया गया, सबसे बड़ा एरिया भी एंटार्क्टिका पर ही है। सबसे बड़े रीजन जो होते हैं केमिकल्स, जो हमारे घरों में फ्रिज से, एसी से CFCs निकल रहे हैं, वो लोअर और फिर हायर अपर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं और वहां जाकर ये ओजोन को तोड़ेंगे, ज्यादा ओजोन का डिप्लीशन करवाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट CFCs है। तो CFCs ग्रीन हाउस गैस भी है और CFC ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस भी होता है। चलो आ जाओ समझाती हूं कैसे। तो ये जो बैलेंस है ये गड़बड़ा रहा है CFC के कारण से, जो हमारे रेफ्रिजरेटर से निकलते हैं, हमारे घरों से निकले लोअर पार्ट एटमॉस्फेयर में और फिर ऊपर की तरफ मूव कर गए। समझो ये कैसे काम करते हैं। देखो ये रटने की जरूरत नहीं है, पर समझाना जरूरी है क्योंकि NCERT की कुछ लाइन समझानी है। मान लो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC निकला, ये पहले टूटता है इसमें, तो एक क्लोरीन का एटम निकल गया। ये कब हुआ? जब स्ट्रेटोस्फियर में इस पर अल्ट्रावायलेट रेज पड़ी। अब ये जो क्लोरीन का एटम है ये O3 के साथ जुड़ेगा। भाई वहां पर O3 बनी रही है लगातार, तो इसने इस O3 के साथ जुड़कर ClO प्लस O2 बना दिया। अब ये ClO जो है ये फिर भाई एटमॉस्फेयर में O भी है, O2 भी है, O3 भी है, तो इसके साथ जुड़ा तो फिर से इसने O2 बना दिया और ये फिर से रेडी है एक और के साथ जुड़ने के लिए। तो क्लोरीन एटम जो है ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, ये रिएक्शन में यूज नहीं होता। यानी एक क्लोरीन एटम जो निकलेगा, उसने एक तोड़ा फिर और तोड़ेगा, फिर और तोड़ेगा, फिर और तोड़ेगा, 1-2 लाख तक तोड़ता है, तब जाके इसकी एनर्जी खत्म होती है, तब जाकर ये डिफ्यूज होता है। यानी अगर हम आज भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज टोटल बंद कर दे पूरी वर्ल्ड में, तो भी ऑलरेडी जो क्लोरीन एटम स्ट्रेटोस्फियर में है वो तो लगातार O3 तोड़ रहे हैं। तो ये देखो एक्स्ट्रा O3 उसने तोड़ दी, तो ऐसे करके O3 टूट ज्यादा रही है बजाय बनने के, इसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। अब मुझे क्या सिखाना था आपको, ये देखो स्ट्रेटोस्फियर में जब अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर, तो क्लोरीन एटम निकलता है। ये क्लोरीन एटम ओजोन के साथ जुड़ेगा, उसे तोड़ेगा और O2 रिलीज करेगा। ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, दे आर नॉट यूटिलाइज्ड इन द रिएक्शन, और एक क्लोरीन एटम ना जाने कितने सारे O3 मॉलिक्यूल्स को तोड़ देगा। आ गया समझ में? मजे आ गए? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए
यहाँ पे डिग्रेडेशन ज्यादा हो गया बजाय फॉर्मेशन के, इसीलिए ओजोन डिप्लीशन हो गया। तो जो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐड हो रहे हैं वो लगातार कंटिन्यूअसली O3 लेवल्स को कम करते जा रहे हैं। इसके लिए इंटरनेशनल इनिशिएटिव जो लिया गया था वो ऑफ कोर्स लिया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल कनाडा में है। 1987 में कॉन्फ्रेंस हुई थी और 2 साल बाद 1989 से इफेक्ट में आ गया था, जहां पूरी कंट्रीज ने कहा था कि हम ओजोन को डिप्लीट करने वाले सब्सटेंसेस का एमिशन कंट्रोल करेंगे। ठीक है, चलो अब यहां पर क्या लिखा है कि अगर ओजोन लेयर कम होती जाएगी तो अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पर आएंगी। अल्ट्रावायलेट रेज में से अल्ट्रावायलेट रेज जो है अल्ट्रावायलेट A, B, C होती है, जिनमें से अल्ट्रावायलेट C सबसे खतरनाक होती है, अल्ट्रावायलेट B भी काफी खतरनाक होती है। तो अल्ट्रावायलेट B जो है ये हमारे डीएनए को डैमेज करती है और म्यूटेशंस करेगी, जिसके कारण स्किन कैंसर्स हो सकते हैं। अगर स्किन में डैमेज हो जाए या आंख में कॉर्निया ने अगर एब्जॉर्ब कर लिया तो कैटरैक्ट और स्नो ब्लाइंडनेस होता है। तो स्किन कैंसर, कैटरैक्ट एंड स्नो ब्लाइंडनेस आना चाहिए। इवन परमानेंटली भी कॉर्निया डैमेज हो सकती है, अंधापन, ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। तो ये खतरनाक अल्ट्रावायलेट बी रेज पृथ्वी पर आने लग गई हैं क्योंकि ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा पोल्यूशन है। चलो अब आ जाओ, हम आगे कहानी बढ़ाते हैं। तो हमने एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन पढ़ा। उसके बाद सॉलिड वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, एग्रोकेमिकल वेस्ट, इनकी बात की। और उसके बाद रेडियो एक्टिव वेस्ट की बात की। और फिर हमने बात करी ग्रीन हाउस, ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन। अब जो रिसोर्सेज हमें दिए गए हैं उनका इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन और मेंटेनेंस अगर कर रहे हैं इम्प्रॉपर तरीके से, तो भी हम अपने नेचर को डिग्रेड कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। इसमें पहला हमें पढ़ना है सॉइल इरोजन एंड डेसर्टिफिकेशन। समझिएगा स्टूडेंट्स, जो फर्टाइल मिट्टी होती है उसे बनाने में सदियां लग जाती हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी रिमूव की जा सकती है अगर हम बहुत ज्यादा खेती कर दें, ओवर कल्टिवेशन, या अनरिस्ट्रिक्टेड तरह से गाय भैंस वहां चरा दे, या पेड़ काट दे तो जड़ें नहीं रहेंगी तो मिट्टी बह जाएगी, या पानी ढंग से ना दे, बहुत ज्यादा पानी दे दे, वाटर लॉगिंग, या पानी कम दे, तो इन सभी तरीके से धीरे धीरे करके मिट्टी बंजर हो जाएगी, वहां डेजर्ट बन जाएगा। तो डेजर्टिफिकेशन का मेन कारण है शहरीकरण होना। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, शहरीकरण हो रहा है और कई सारे एरियाज धीरे धीरे डेजर्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम मिट्टी को सही ढंग से नहीं रख पा रहे हैं बांध के। दूसरी प्रॉब्लम, अगर हमने बहुत ज्यादा पानी दे दिया, प्रॉपर ड्रेनेज नहीं किया और बहुत ज्यादा पानी दे दिया, तो मिट्टी के अंदर पानी पानी हो जाएगा। उस पानी के कारण जो मिट्टी के नीचे सॉल्ट्स लीचिंग से चले जाते हैं वो भी ऊपर आ जाएंगे, यानी मिट्टी नमकीन हो जाएगी, सैलिनिटी हो जाएगी। तो जब मिट्टी में सॉलिड बढ़ जाएगा यानी मिट्टी का वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो पेड़ों के लिए मिट्टी से पानी खींचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ गया तो वो पेड़ों की ग्रोथ के लिए सही नहीं है और डैमेजिंग हो जाएगा खेती के लिए। ठीक है, नाउ तीसरी, तो ये सब कुछ बेसिकली ये जो वाटर लॉगिंग हुई है, ढंग से पानी ना देना, मिट्टी में इतने सॉल्ट्स आ गए हैं, ये सब क्यों आ गया है? सॉल्ट ज्यादा होने से पानी कम हो गया है। ग्रीन रेवोल्यूशन में जो हमने केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह यूज करे उनके कारण से। अब आते हैं अगली समस्या पे, डिफॉरेस्टेशन। जहां जंगल था उसे काट देना, नॉन फॉरेस्टेड एरिया में कन्वर्ट कर देना। देखो ट्रॉपिकल एरिया में ज्यादा जंगल है बजाय टेम्परेट के, तो काटे भी ज्यादा ट्रॉपिकल में ही गए हैं जंगल। तो 40% तक ट्रॉपिक्स में काट दिए गए हैं और 1% जंगल टेम्परेट में काट दिया गया है। एनसीईआरटी लिखती है कि जब 20वीं शताब्दी की शुरुआत हुई थी तो इंडिया में 30% लैंड जंगल था, लेकिन 100 सालों के अंदर अंदर 21.54 पे श्रिंक हो गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई थी 1988 में, और उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं पहाड़ों पे ज्यादा जंगल होते हैं, तो 67% जंगल पहाड़ पे मिल रहेंगे और 33% जंगल प्लेन्स में रहेंगे। जंगल काटने का एक बहुत बड़ा कारण रहा है स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। आ जाओ इसको समझते हैं। देखिए किस कारण से जंगल काटे गए। एक तो हमें पता है जंगल इसलिए काटे गए क्योंकि हमें खेत बनाने थे। दूसरा, लकड़ी चाहिए जलाने के लिए, कैटल्स के लिए चराने के लिए, ये सब कारण से हमने कुल्हाड़ी से जंगल काट दिए।
एंड झूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। देखो इसमें क्या होता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में क्या होता था कॉमनली, कुछ आदिवासी ट्राइबल प्रजातियां हैं, वो क्या करती हैं, कहीं पर उन्होंने डेरा डाला, ठीक है, बंजारों ने, और वहां पर उन्होंने खेती वेती की। अब उन्हें धीरे धीरे समझ आने लग जाता है कि मिट्टी थोड़ी बंजर हो रही है, ये मिट्टी इनफर्टाइल हो रही है, तो सेकेंड लास्ट टाइम वो पूरा पेड़ वेड़ काटते हैं, जला देते हैं, मतलब जो बेचना है वो बेच दिया, बाकी सब जला दिया। तो जलाने से पेड़ का ऑर्गेनिक मैटर मिट्टी में चला गया, तो मिट्टी थोड़ी सी और फर्टाइल कुछ समय के लिए हो गई। फिर एक बार और खेती करी और फाइनली सब फसल बेच के सब कुछ जला के वहां से झूमते नाचते गाते दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। इसे झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न। पहले क्या होता था कि अब ये लैंड अनऑक्यूपाइड है, इस पे खेती हो नहीं रही है, तो कई सालों में जब कोई दूसरी प्रजाति आएगी, दूसरा ट्राइब आएगा, तब तक इसको रेस्ट मिल जाता था और मिट्टी फिर से फर्टाइल हो जाती थी। पर आजकल प्रॉब्लम क्या है, एक के जाते ही तो दूसरी ट्राइब आने को तैयार बैठी है, पॉपुलेशन इतनी हो गई है, तो उसे रिप्लेनिश होने का सॉइल को टाइम ही नहीं मिलता है, और ऐसे करके सॉइल बहुत बुरी तरह से बंजर हो जाती है। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में होता है, ये जो आसाम वगैरह की साइड है, और ऐश को फर्टिलाइजर, ये सब मैंने सिखा दिया, इसको पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। तो शुरू में अर्लियर समय में इनफ टाइम गैप होता था, पर पॉपुलेशन बढ़ने के कारण से रिकवरी फेज अब हो ही नहीं पाता है, और बहुत ही खतरनाक रूप से जंगल जल्दी से डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है। चलो, अब डिफॉरेस्टेशन का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। देखो, एक तो जंगल काट रहे हैं, तो सबसे बड़ा, जंगल काट रहे हो, पेड़ काट रहे हो, फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 यूज नहीं होगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड हम जानते हैं ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जंगल काटोगे तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, पेड़ कटेंगे तो वाटर साइकिल में प्रॉब्लम होगी, पेड़ कटेगा तो जड़ें नहीं रहेंगी, रूट्स नहीं रहेंगी, तो सॉइल बह जाएगी, और धीरे धीरे कर कर वहां पे रेगिस्तानकरण यानी डेजर्टिफिकेशन तक हो सकता है। तो इसका तरीका, इसका उपाय क्या है कि हम रिफॉरेस्टेशन करें, यानी जहां पर पेड़ काट दिए गए थे वहां पे नए पेड़ लगाएं बाय प्लांटिंग ट्रीज। ठीक है, हम इसका तोड़ कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1980 में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्रिएट किया। इसमें उन्होंने क्या कहा, वो समझ गए कि लोकल कम्युनिटीज को शामिल करना जरूरी है। तो उन्होंने कहा, देखो भाई, आप इस जंगल को बहुत अच्छे से जानते हो, आप यहीं रहो, जंगल की देखभाल करो, कुछ मटेरियल्स हम आपको खाने पीने को भी दे देंगे, जंगल की चीजें भी दे देंगे, उनसे आप अपनी लाइवलीहुड भी चला सकते हो, और आप यहीं पे जॉब भी करो। इसे बोलते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी लोकल कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट ने मिलकर ये काम करा। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह जैसे फ्रूट, गम, रबर वगैरह, वो सब भी उन्हें दे दिया जाता है। हाँ, लेकिन वो शिकार विकार नहीं कर सकते हैं, वो इलीगल एक्टिविटी नहीं कर सकते। इस पर जंगल बचाने पर एक बड़ी ब्यूटीफुल केस स्टडी हमारी NCERT में दी है। 1731 की बात है, जोधपुर के राजा को अपना महल बनाना था, पैलेस। तो उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को बोला कि जाओ, जाकर पेड़ लेकर आओ, लकड़ी लेकर आओ। तो वहीं पास में एक गांव था जिसके पास में जंगल था, जहां से मिनिस्टर ने सोचा कि हम पेड़ काट के लकड़ी लाएंगे। उस गांव में बिश्नोई कम्युनिटी के लोग रहते थे। वहां पर एक लेडी थी, अमृता देवी बिश्नोई, वो और उनकी 3 बेटियां और कई सारे बिश्नोई समाज के लोग आ गए। उन्होंने पेड़ों को हग कर लिया और उन्होंने राजा के मंत्रियों से कहा कि अगर आपको पेड़ काटने हैं तो आपको पहले हमें काटना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए पेड़ों की कीमत अपनी जिंदगी से ज्यादा थी। स्टूडेंट, 1731 की बात है, आजादी के पहले का समय था। निर्दयता के साथ में अमृता देवी जी, उनकी 3 बेटियां और कई सैकड़ों बिश्नोई कम्युनिटी के लोगों को काट दिया गया, एक्स यानी कुल्हाड़ी से मार दिया गया। उन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी दे दी और पेड़ नहीं बचे। स्टूडेंट्स, बाद में अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चालू करा। जो भी वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अतुलनीय साहस दिखाते हैं गांव के उन लोगों को, हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। बाद में गढ़वाल हिमालय एरिया में चिपको मूवमेंट भी हुआ 1974 में। यहाँ पर भी कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स आए थे जंगल काटने, पेड़ काटने। यहाँ के लोगों ने भी उसे ऐसे पेड़ों को हग कर लिया, चिपक गए, चिपको मूवमेंट। और क्योंकि अब इंडिया आज़ाद हो चुका था, डेमोक्रेटिक था, तो ना इन्हें काटा गया, ना पेड़ों को काटा गया, सबको बचा लिया गया और पूरी दुनिया में इन्हें बहुत अप्रिसिएशन मिला था। चांदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगाना, हालांकि NCERT में ये चीज़ नहीं दी गई है, वो इस
इस मूवमेंट के मेन मास्टरमाइंड्स थे। सो आइए अब हम एक बार सारी समरी अगर करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो एनवायरमेंट एक्ट 86, एयर एक्ट 81, नॉइज इंक्लूड करा 87 में, वाटर एक्ट 74, चिपको मूवमेंट 74, कोयोटो प्रोटोकॉल 97, अर्थ समिट हमने पढ़ा है बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में 1992 रियो डी जेनेरो ब्राजील, एंड वर्ल्ड समिट हमने उसी चैप्टर में पढ़ा है बायोडाइवर्सिटी में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका 2002 में। ठीक है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1980s और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 87 में हुआ था, लेकिन 89 से इफेक्टिव हुआ था। All right, so with this, my dear students, we complete the chapter of environmental pollution. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स। 1 सेकेंड, एक चीज मैं देख लूं, गड़बड़ तो नहीं है कहीं। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, ठीक है, सही है। चलो, तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ से बहुत कॉमनली 3-4 क्वेश्चंस आते हैं। इकोलॉजी एनीवेज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए अब हम सबसे पहले इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तैयार है आप लोग? आ जाओ मेरे साथ। एयर एक्ट वॉज अमेंडेड इन 1987 टू इंक्लूड नॉइज अमंग अदर पोल्यूटेंट्स। नाउ NEET 2019, due to increasing airborne allergens and pollutants, many people in urban areas are suffering from respiratory disorders and wheezing due to। भाई wheezing क्यों होगी? wheezing तो अस्थमा में होती है और अस्थमा में ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लेमेशन होता है। Now 2019, which of the following protocols reducing emission of chlorofluorocarbon? भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन वैसे तो ग्रीन हाउस गैस है, पर मेन इसे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस मानते हैं, और ओम से हम याद रख लेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लीशन के लिए किया गया था। नाउ सेकेंडरी पोल्यूटेंट, अब स्टूडेंट्स ये वैसे पूछा, आई थिंक ये किसी ईयर में नहीं पूछा होगा। एनीवेज, O3 सेकेंडरी है। प्राइमरी पोल्यूटेंट मतलब जो जिस रूप में निकला है उसी रूप में पोल्यूशन कर रहा है, पर O3 निकलती नहीं है, O3 बनती है O2 प्लस O से। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड फॉर एरोजोल? चलिए, हार्मफुल है ह्यूमन हेल्थ के लिए। इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, नहीं भाई, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे अगर तो फिर पॉल्यूटेंट कैसे हुए? फिर पॉल्यूटेंट थोड़ी ना होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, यूट्रॉफिकेशन का मतलब है न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट कर देना, यूट्रॉफिकेशन, ये आंसर होना चाहिए। सैनिटरी लैंडफिल्स, गड्ढों में हम वेस्ट डिस्पोज करते हैं। स्नो ब्लाइंडनेस, अल्ट्रावायलेट बी रेस से स्किन कैंसर, स्नो ब्लाइंडनेस, कैटरैक्ट होगा, और झूम कल्टीवेशन से डिफॉरेस्टेशन हुआ है। नाउ Which of the following innovative remedy for plastic waste? प्लास्टिक वेस्ट के लिए पॉली ब्लेंड, जिसे बिटुमिन के साथ मिक्स करके रोड की जिंदगी बाय फैक्टर ऑफ 3 बढ़ा दी गई थी। नाउ डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट के लिए क्या सूटेबल है? पहले प्री ट्रीटमेंट करेंगे, फिर चट्टानों के नीचे 500 मीटर डीप उन्हें गाड़ दिया जाएगा विद इन रॉक्स बिलो द अर्थ सरफेस। नाउ मेनली रिस्पॉन्सिबल ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए चाचा मीठा यानी CO2 60% एंड मीथेन 20%. So this is the best. Now, correct percentage greenhouse gases. So चाचा मीठा यानी CO2 हो गई 60%, देन मीठा यानी मीथेन हो गई 20%, देन चोरी यानी CFCs हो गए 14%, एंड देन नहीं करना तो ये हो गया 6%. तो CO2 तो देखो ये 20 है, ये 14 है, ये हो जाएगा। ये गलत है, ये गलत है, ये सही है पर ये गलत है, ये सही है पर ये गलत है। ठीक है, चल नाउ नेक्स्ट 2021 डॉप्सन यूनिट से हम ओजोन की थिकनेस नापते हैं। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए था? रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ओम से याद रख लेना। चलो नेक्स्ट, ओजोन के बारे में क्या करेक्ट है? ट्रोपोस्फियर की प्रोटेक्ट करती है? नहीं, स्ट्रेटोस्फियर की प्रोटेक्ट करती है। स्ट्रेटोस्फियर की गुड है, ट्रोपोस्फियर की बैड है, स्ट्रेटोस्फियर की प्रोटेक्ट करती है। वो डायग्राम से समझा दिया ना, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। चलो, वर्ल्ड ओजोन डे, बोलिए क्या होता है? अब ये फैक्ट है जो अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं, हम लर्न करेंगे। नाउ देखो, ऐसे क्वेश्चंस के लिए घबराना मत, ये 100 में से कोई एक आता है, उससे कभी सिलेक्शन नहीं रुकता है। 2018 स्ट्रेटोस्फियर में कौन सा एलिमेंट है जो कैटलिस्ट की तरह काम करता है? क्लोरीन एटम क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। नाउ 2019
पॉली ब्लेंड किसके लिए यूज किया गया था? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, सड़क बनाने के काम आया था। नाउ ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलो तो फटाफट से आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन अपन और देखते हैं, फिर आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर। सो विद दिस माय लवली स्टूडेंट्स, वी कंप्लीट द डिस्कशन ऑफ वन शॉट ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज। मिलते हैं अगले में, और मेरी बहुत सारा लव और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सबको। कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, and just plan the day and study accordingly. Thank you and God bless you.